हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है हमारा डे 47 ऑफ आवर 90 डे चैलेंज फॉर क्लियरिंग सीएफए लेवल 3। हम अपने 5th चैप्टर पे थे, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट फॉर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जिसमें हमने देखा था कि हमारे पास 4 इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, पेंशन फंड्स, सॉवरेन वेल्थ फंड, जो हम कवर कर चुके हैं अपने प्रीवियस अपनी प्रीवियस वीडियोस है उसमें। आज जो हम कंप्लीट करने जाएंगे वो है हमारा यूनिवर्सिटी एंडाउमेंट्स एंड प्राइवेट फाउंडेशंस। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ अ टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। इसमें हम ये देखने वाले हैं कि यूनिवर्सिटी जो ये एंडाउमेंट्स होते हैं ये क्या होता है, और प्लस जो हमारी फाउंडेशन है ये क्या होती है। एंडाउमेंट्स क्या होती है? एंडाउमेंट्स जैसे कोई भी मान लो कि एक कोई स्कूल है, कोई या कोई यूनिवर्सिटी है, लेट्स से सपोज कि, ठीक है, तो उसको जो अपने ऑपरेटिंग जो भी उसके एक्सपेंसेस होंगे उसके लिए एक वो फंड बनाएंगे, ठीक है। उन फंड को जब वो पूरा करने के लिए क्या करेंगे, उन फंड में से जो पैसे या जो हमें एक्सपेंसेस निकालने हैं ना, वो हम इस फंड के थ्रू निकालेंगे, जिसको हम बोल रहे हैं एंडाउमेंट फंड। ठीक है, ये एक यूनिवर्सिटी है, वो क्या कर रही है, अपने डे टू डे जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है उनको कवर अप करने के लिए वो इसमें से पैसे निकाल रही है। इसके रेवेन्यू के सोर्सेज बहुत सारे हो सकते हैं यूनिवर्सिटी के। फॉर एग्जाम्पल योर ट्यूशन फीस हो गया, या फिर कोई ग्रांट मिल गई, वो सब हो गया, ठीक है। उसको हम देखते हैं अब ये क्या होगा, इसको फर्दर डिटेल में हम आज देखेंगे। फाउंडेशंस क्या होते हैं? फाउंडेशंस एग्जांपल जैसे कि जो कोई रिच लोग हैं, जैसे बिल और क्या कहते हैं, बिल और मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन है, जैसे इनका नाम है। ये क्या करते हैं, ये लोग फाउंडेशंस जो क्या करते हैं, चैरिटी करते हैं। तो ये एक फाउंडेशन बनाते हैं जिसमें कि ये एक जो अपने अंडर प्रिविलेज पीपल है, या फिर कोई यूनिसेफ जो होगा उसका कोई पर्टिकुलर फाउंडेशन हो गई, उनके बेसिस पर वो चैरिटेबल फाउंडेशंस होती है, ठीक है। तो इसको भी अब हम जो हमने देखा था प्रीवियस अपने वीडियोस में, जैसे कि स्टेक होल्डर क्या है, लिक्विडिटी नीड्स क्या है, इन्वेस्टमेंट होराइजन, इसके एसेट एलोकेशन, कोई लीगल या रेगुलेटरी जो इसका फ्रेमवर्क है क्या, उनके ये सारी चीजें, इन सारे टॉपिक्स को कवर करते हुए हम इस पूरे इन दोनों को, एंडाउमेंट्स और फाउंडेशंस को कवर अप करेंगे। फिर हमारा जो लास्ट बच जाएगा वो होगा बैंक और इंश्योरेंस कंपनीज। तो अगर मैं एंडाउमेंट्स की बात करूं, एंडाउमेंट्स कैसे होता है, वो फंडेड होते हैं थ्रू गिफ्ट्स एंड डोनेशंस, ठीक है। गिफ्ट्स और डोनेशंस जो लोग देते हैं ना, वो जैसे यूनिवर्सिटी या कोई स्कूल या फिर कोई भी, मतलब चैरिटी भी नहीं बोलेंगे, बट हाँ गिफ्ट्स एंड डोनेशंस कोई लोग करते हैं, तो उनके थ्रू वो एंडाउमेंट्स फंड होती है। इट हेल्प्स इंस्टीट्यूशंस कवर अ परसेंटेज ऑफ देयर ऑपरेटिंग कॉस्ट। मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड इंटरजनरेशनल इक्विटी। इंटरजनरेशनल इक्विटी क्या होती है कि मान लो कि इंटरजनरेशनल मतलब एक जनरेशन जो प्रेजेंट जनरेशन है वो तो उसके बेनिफिट्स को उठा ही रही है, बट जो उसके नेक्स्ट जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी उस चीज में उसके बेनिफिट्स को उठा सकती है। फाउंडेशंस वो होती है जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होगी, typically makes grant to organization engaged in charitable activities। 4 types of foundations होती है। community foundations, जिसमें कि these are charitable organizations that make social and educational grants for the benefit of a local community, ठीक है, कोई NGO या हो गई, ठीक है। these foundations are usually funded by public donations। ऑपरेटिंग फाउंडेशंस होती है। ऑपरेटिंग फाउंडेशंस क्या होगी? ऑर्गेनाइजेशन दैट एग्जिस्ट टू ऑपरेट अ नॉट फॉर प्रॉफिट, इनका जो मोटिव होता है वो नॉट फॉर प्रॉफिट होता है बट चैरिटी होता है, ठीक है। आर टिपिकली फंडेड बाय इंडिविजुअल डोनर्स और डोनर फैमिलीज, ठीक है। और ये है हमारा फर्स्ट, ये हमारा सेकंड ऑपरेटिंग फाउंडेशंस। कॉर्पोरेट फाउंडेशंस क्या होती है? जो बिजनेस और फंडेड फ्रॉम प्रॉफिट्स में होती है। फिफ्थ है हमारा प्राइवेट ग्रांट मेकिंग फाउंडेशंस। एग्जांपल जो मैं बिल मिलिंडा गेट्स जो फाउंडेशन है, उनकी फाउंडेशन है एस्टैब्लिश्ड बाय इंडिविजुअल डोनर्स और डोनर फैमिलीज टू सपोर्ट स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ चैरिटीज। मोस्ट ऑफ द लार्जेस्ट फाउंडेशन इन द यूएस फॉल इनटू दिस कैटेगरी, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं हम जो एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स कौन कौन से अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट। लीगल एंड रेगुलेटरी कंस्ट्रेंट्स क्या क्या होंगे? फाउंडेशंस एंड एंडाउमेंट्स फेस रिलेटिवली लिटिल रेगुलेशंस, क्योंकि अभी हम देखेंगे टैक्स में ना ये ज्यादातर टैक्स एग्जेम्प्ट होती है, तो इनको, क्योंकि एक तो इनका एक सोशल मोटिव है, तो इसकी वजह से इन पर लिटिल रेगुलेशंस होती है। कंपेयर टू अदर टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, स्पेसिफिक रेगुलेशंस वेरी कंट्री बाय कंट्री, बट जनरली इन्वेस्टमेंट कमिटीज, ऑफिसर्स, बोर्ड शुड इन्वेस्ट ऑन अ टोटल रिटर्न बेसिस, ठीक है, एंड फॉलो प्रिंसिपल्स ऑफ मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी। मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी क्या कहती है कि डाइवर्सिफाइड, हमें एक पूरा पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। एक्सरसाइज ड्यूटी ऑफ केयर एंड प्रूडेंस, हमें ऐसे नहीं कि हमें कोई या गैम्बलिंग वाले स्टॉक्स में नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, हमें ड्यू डिलिजेंस के साथ एक प्रूडेंट ड्यूटी ऑफ केयर और प्रूडेंस के साथ हमें पूरा अपनी ड्यूटी को करना चाहिए। इन द यूनाइटेड स्टेट्स endowments and foundations are governed by the Uniform Prudent Management of Institutional Funds Act
यूपीएमफी, ठीक है, मीफा in the UK, endowments and foundations are typically organized as trusts. अब इसमें बात करें हम टैक्स एंड अकाउंटिंग कंस्ट्रेंट्स, ये ज्यादातर टैक्स एग्जेम्प्ट होती है, बट अगेन इट विल डिपेंड अपॉन कंट्री टू कंट्री. जो गिफ्ट्स और डोनेशंस होगी वो क्या होगा, टैक्स डिडक्टेबल होती है फॉर द पर्सन और द एंटिटी मेकिंग द गिफ्ट और डोनेशन. Income and capital gains on assets are usually tax exempt in countries that have endowments and charitable organization. इनकम और जो भी कैपिटल गेन होगी वो टैक्स एग्जेम्प्ट होगी इन कंट्रीज में, ठीक है, विच आर टाइड टू such non-profit tax exempt organization as university, religious organizations or museums. Payouts are tax exempt if the receiving institution is exempt from income tax. Okay? अगर मैं बात करूं अब यूनिवर्सिटी एंडाउमेंट्स की इन पर्टिकुलर, तो उसके अदर कंसिडरेशंस क्या क्या होंगे. अदर कंसिडरेशंस अगर मैं उसमें पूरा उस पर लाइट डालूं तो इसमें हम पहले सबसे पहले देखते हैं स्टेक होल्डर्स. स्टेक होल्डर्स जैसे करंट एंड फ्यूचर स्टूडेंट्स जो होंगे वो जिनको की बेनिफिट मिलने वाला है, एल्यूमिनाई हो सकते हैं जो थोड़े बहुत जो भी चैरिटी नहीं बोलेंगे, जो भी थोड़े बहुत फंड्स इसमें डालते हैं, और करंट एंड फ्यूचर फैकल्टी एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स, लार्जर यूनिवर्सिटी कम्युनिटी. अब इसका एक जनरल पॉइंट जो है वो है ट्रेड ऑफ बिटवीन करंट स्पेंडिंग एंड फ्यूचर नीड्स. अब इसमें इनका एक जो ट्रेड ऑफ आता है, ट्रेड ऑफ मतलब अ सिचुएशन इन विच वन हैज टू चूज वन और अदर, ठीक है. तो इसमें अब इनको ट्रेड ऑफ क्या है कि वो क्या अभी करंट स्पेंडिंग करे या फिर वो फ्यूचर नीड्स के लिए सेव करे. स्टेक होल्डर्स हैव रिप्रेजेंटेशन ऑन एंडाउमेंट बोर्ड और इन्वेस्टमेंट कमिटी, ठीक है. स्टेक होल्डर्स का एक, जैसे बोलते नहीं कि ये एक हमारे किसी भी जैसे मूवी वगैरह में भी नहीं बोलते कि ये हमारे एक स्पॉन्सर है या कुछ ऐसे बोलते हैं ना. फंडेड बाय गिफ्ट्स एंड डोनेशंस बाय एल्यूमिनाई. endowments provide financial stability and continuity, allow for long term capital projects. अब इनका जो लाइबिलिटी और इन्वेस्टमेंट होराइजन की अगर मैं बात करूं तो endowments यूजुअली हैव फॉर्मल स्पेंडिंग पॉलिसी. इनकी एक ना प्रॉपर पूरा रिटर्न होता है, फॉर्मल स्पेंडिंग पॉलिसी होती है. फ्यूचर स्ट्रीम ऑफ पे आउट्स रिप्रेजेंट द लाइबिलिटीज, ठीक है. फ्यूचर स्ट्रीम्स ऑफ पे आउट्स कितना हम करेंगे उतना हम वो रिप्रेजेंट करता है लाइबिलिटीज को, ठीक है. जस्ट अ सेकेंड. थ्री टाइप्स ऑफ एंडाउमेंट स्पेंडिंग पॉलिसीज. इसमें क्या है, तीन तरह की स्पेंडिंग पॉलिसीज होती है एंडाउमेंट पॉलिसीज, जैसे कि कांस्टेंट ग्रोथ, मार्केट वैल्यू और हाइब्रिड रूल. अब इसमें कांस्टेंट ग्रोथ रूल में क्या है, अगर मान लो कि यहाँ पे ना इतना एंडाउमेंट लेट से 10 या फिर 100 की यहाँ पे इन्होंने एक पेमेंट की है, ठीक है, स्पेंडिंग की है. एक मान लो कि मैं यहाँ पे स्पॉन्सर हूँ, स्पॉन्सर भी नहीं बोलेंगे, ठीक है, मैं एक एल्यूमिनाई हूँ, एक्स एल्यूमिनाई. तो मैं क्या कर रही हूँ, मैंने यहाँ पे अपने जो यूनिवर्सिटी है, स्कूल को मैं पैसे देना चाह रही हूँ, कुछ ना कुछ अपना डोनेशंस करना चाह रही हूँ. तो लेट सपोज कि मैंने 0 से लेके ईयर 1 में 100 रुपीज डाले. फिर उसके बाद एक कांस्टेंट ग्रोथ रूल क्या होता है कि लेट से इसमें कोई भी परसेंटेज दे सकता है, जैसे कि इन्फ्लेशन ले लो. लेट से इन्फ्लेशन कितनी है, इसमें मान लो इन्फ्लेशन चेंज होती रहती है, उसी के हिसाब से मैं अपने पैसे भी इसमें करती रहूंगी. जैसे 4% हुई तो 104 हो गया. लेट से अब की जो इन्फ्लेशन है वो कुछ और चेंज हो गई, 6% हो गया, तो इसका 6% आगे इसमें इस वाले ईयर में मैं पे करती जाऊंगी. अब इसमें ना एक कैप और फ्लोर होता है, ठीक है. कैप और फ्लोर यहाँ पे होगा, कैप हमारा यहाँ पे होगा. कैप और फ्लोर का क्या फायदा है, मान लो इन्फ्लेशन अगर इसके ऊपर चली गई तो हमारे पास एक कैप है जिसका अपर लिमिट है ये कि हम उसको इतना ही चार्ज कर सकते हैं, ठीक है. मार्केट वैल्यू रूल क्या होता है, जैसे, और इसमें ना एसेट अंडर मैनेजमेंट का कोई इसमें रोल नहीं है, ठीक है. कितना भी एसेट अंडर मैनेजमेंट इंक्रीज या डिक्रीज होगा तो इसमें सिर्फ एक हमने रूल पकड़ रखा है कि जो भी एक ग्रोथ रेट जो है ना कांस्टेंट, हम उसको अप्लाई कर लेंगे. मार्केट वैल्यू रूल क्या होता है, मार्केट वैल्यू रूल मतलब हम ना जो भी हमारी स्पेंडिंग रेट क्या होगा, इसमें हमारा जो, अगर मैं बात करूं स्पेंडिंग रेट इन T+1 इज इक्वल्स टू योर स्पेंडिंग रेट, इसको मैं SR लिख देती हूँ, जस्ट अ सेकेंड, इसको मैं लिख देती हूँ SR, और स्पेंडिंग रेट इनटू में एवरेज AUM. एज यू कैन सी कि इसमें हम AUM को कंसिडर कर रहे हैं, जिसमें कि लिखा हुआ है मार्केट वैल्यू रूल. मार्केट वैल्यू रूल क्या होगा, जो भी हमारी एवरेज AUM होगी उसका हमारा स्पेंडिंग रेट, एक इसमें क्या, और इसमें क्या करें, हम सिर्फ एक खाली स्पेंडिंग रेट ले रहे हैं और प्रीवियस अपना जो हमारा प्रीवियस हमने जितना दिया था उसको हम देख रहे हैं. बट इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम देख रहे हैं एवरेज AUM को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तब हम उसका स्पेंडिंग रेट निकाल के फिर हम निकाल रहे हैं, ठीक है. अब हाइब्रिड रूल क्या होता है, हाइब्रिड मतलब इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तब एक हाइब्रिड रूल बनेगा. जैसे एग्जांपल, ये वाली जो चीज है ये क्या है हमारी
कांस्टेंट ग्रोथ, और ये क्या है हमारा फॉर्मूला फॉर मार्केट वैल्यू, ठीक है। अब और ये क्या है, ये है हमारे वेट्स कि हम किसको कितनी वेटेज देना चाह रहे हैं उतना हम, ठीक है, वेट्स चूज कर सकते हैं। लेट सपोज अगर मैं W इज इक्वल टू 0 चूज करती हूँ तो ये पूरा जो हाइब्रिड रूल होगा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा मार्केट वैल्यू। बट अगर मैं यहीं पर ही W को इक्वल्स टू 1 लेती हूँ तो 1 लेने के बाद ये वाली चीज क्या होगी, ये 0 हो जाएगी, तो ये कैंसिल, तो ये क्या बन जाएगा, कांस्टेंट ग्रोथ। अब वो हम पे डिपेंड करता है हम वेट्स कितने लेते हैं, किस पे कितना ज्यादा हमें फोकस करना है, कांस्टेंट ग्रोथ पे या फिर मार्केट वैल्यू रूल पे। अदर लायबिलिटी रिलेटेड फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड व्हेन सेटिंग इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। अब इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में हम एक तो स्पेंडिंग रेट पर फोकस करेंगे और एक हम करेंगे अपने वेट्स पर, ठीक है, कि हम कितने वेट्स ले रहे हैं और क्या वेटेज होगी और क्या हमारी स्पेंडिंग रेट होगी, ठीक है। अदर लायबिलिटी रिलेटेड फैक्टर्स जो जो हम कंसिडर करेंगे, द एबिलिटी टू रेज एडिशनल फंड्स फ्रॉम डोनर्स और एल्यूमिनाई एक फैक्टर होगा जो कि लायबिलिटी रिलेटेड फैक्टर्स में हम कंसिडर करेंगे। द परसेंटेज ऑफ द यूनिवर्सिटीज ऑपरेटिंग बजट प्रोवाइडेड बाय द एंडाउमेंट। थर्ड है हमारा एबिलिटी टू इशू डेट, हम कितना इशू कर सकते हैं डेट को, वो भी एक मेजर फैक्टर होगा। द इन्वेस्टमेंट होराइजन इज इनफाइनाइट। इनफाइनाइट क्यों है, इनफाइनाइट इसलिए है क्योंकि एक जब एंडाउमेंट फंड बनता है ना तो उसकी कोई लिमिट नहीं होती, क्योंकि वो जैसे अगर एक कोई एल्यूमिनाई उसमें कर रहे हैं तो ये जरूरी नहीं एक ही एक ही एल्यूमिनाई करेगा, इसमें बहुत सारे और भी एल्यूमिनाइज इसमें इन्वेस्टमेंट या फंड्स दे सकते हैं। तो मान लो कि एक एल्यूमिनाई नहीं देना चाह रहा है, उसकी डेथ हो गई या कोई भी ऐसे XYZ सर्कमस्टांसेस आ गए इन फ्यूचर, तो बट और तो लोग हैं और भी ऐसे फ्यूचर में वो मतलब और एड ऑन होते रहेंगे, तो इसलिए इन्वेस्टमेंट होराइजन जो है हमारी इनफाइनाइट है। यूनिवर्सिटी एंडाउमेंट्स के अब हम लिक्विडिटी नीड्स देखते हैं। लिक्विडिटी नीड्स क्या है, रिलेटिवली लो कंपेयर टू फाउंडेशंस, एक्सक्यूज मी। और नेट स्पेंडिंग जो है वो 2 to 4% ऑफ एसेट्स ही होती है, ठीक है। और इसका हाई रिस्क टॉलरेंस क्यों है, क्योंकि इसका जो लिक्विडिटी नीड्स आर रिलेटिवली लो, क्योंकि हमारी जो लिक्विडिटी नीड्स लो है, जब हमें पता है कि टाइम होराइजन हमारे पास ज्यादा होता है, लंबा होता है, जब भी टाइम, ठीक है, टाइम होराइजन जब भी हमारे पास ज्यादा है तो लंबा है, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हमारा रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी होती है ना, रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी वो भी इंक्रीज हो जाती है अगर, बट हमारी अगर लिक्विडिटी जो नीड्स है वो कम है, ठीक है, तब भी हमारा जो हम किस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्राइवेट इक्विटीज हो गई, हमारे रियल एसेट्स हो गए और रियल एस्टेट्स हो गए, रियल एसेट्स के साथ साथ, ठीक है, ऐसे हम ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं प्राइवेट फाउंडेशन स्टेक होल्डर्स, इनमें कौन कौन से स्टेक होल्डर्स होते हैं, सबसे पहले तो फाउंडिंग फैमिली होगी, डोनर्स होंगे, ग्रांट रिसिपिएंट्स, ब्रॉडर कम्युनिटी, गवर्नमेंट। इसमें गवर्नमेंट का रोल इसलिए आया है स्टेक होल्डर्स में क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती है, इसको टैक्स फ्री करती है, तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है गवर्नमेंट का। जनरल पॉइंट्स अगर हम देखें फिर से अगेन, देयर इज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन करंट स्पेंडिंग एंड फ्यूचर नीड्स। बोर्ड मेंबर्स आर इंडिविजुअल इन्वॉल्व इन ग्रांट मेकिंग, नॉट नेसेसरीली इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल। जो बोर्ड मेंबर्स है वो जनरली दे आर इन्वॉल्व इन ग्रांट मेकिंग, ठीक है, वो ग्रांट्स देने में ज्यादा हेल्पफुल करते हैं, नॉट नेसेसरीली इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल्स। मिशन रिलेटेड इन्वेस्टिंग क्या, मिशन रिलेटेड इन्वेस्टमेंट क्या होती है, मान लो कि मेरे को इनइक्वालिटी हटानी है या मेरे को पुअर के लिए कोई ना कोई स्कूल्स बनाने हैं या मेरे को हॉस्पिटल्स बनाने हैं फॉर इकोनॉमिकली वीकर सोसाइटी सेक्शन, या फिर मेरे को कोई विमेन रिलेटेड कोई मिशन है मेरा कि उनको एजुकेट करना है, तो ये क्या होगा, मिशन रिलेटेड इन्वेस्टिंग होगी, वो बहुत ज्यादा इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट हो रही है। प्राइवेट फाउंडेशंस की अगर मैं लायबिलिटी और इन्वेस्टमेंट होराइजन की बात करूं तो फाउंडेशंस टिपिकली इन्वेस्ट टू मेंटेन परचेजिंग पावर व्हाइल मेकिंग ग्रांट्स इन परपेचुटी। परपेचुटी मतलब ये चलता ही जाएगा, ठीक है, इंटरजनरेशनल इक्विटी होती है और ये क्या करती है, मेंटेन करने की कोशिश करती है परचेजिंग पावर को। फाउंडेशंस यूजुअली हैव फॉर्मल स्पेंडिंग, जो अभी मैंने एंडाउमेंट्स में भी बताया था, दैट डिटरमाइंस हाउ मच इज पेड एनुअली टू सपोर्ट देयर मिशन। वो पूरा एक फॉर्मल बनाते हैं कि हर साल हम कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे। फ्यूचर स्ट्रीम ऑफ पे आउट रिप्रेजेंट द फाउंडेशंस लायबिलिटी। फाउंडेशंस फेस लेस फ्लेक्सिबल स्पेंडिंग रूल्स, ठीक है, लेस फ्लेक्सिबल रूल्स होते हैं कंपेयर टू एंडाउमेंट्स। फाउंडेशंस इन द US are legally mandated to pay out 5% of their assets annually to maintain tax exempt status. Foundations rely almost exclusively on investment portfolios to support budgeting operating budgets. जैसे फाउंडेशंस है वो रिलाय करते हैं ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली ऑन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज टू सपोर्ट ऑपरेटिंग बजट। Most foundations have an infinite horizon, but there is a trend toward limited life foundations. इसका मतलब क्या हो गया,
लिमिटेड लाइफ फाउंडेशन एग्जाम्पल, जो बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है, उन्होंने बोल रखा है जब तक हम मतलब जब तक हम रहेंगे 30 ईयर्स के बाद तक, जैसे अगर हम यहाँ पर एक्सपायर हो रहे हैं तो उसके आफ्टर 30 ईयर्स तक ये जो फाउंडेशन है ये चलती रहेगी, उसके बाद ये बंद हो जाएगी। ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो फ्यूचर जनरेशन है वो हो सकता है वो उतनी पैशन के साथ इस चीज को फॉलो ना करे, ठीक है। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि सिर्फ 30 ईयर्स तक हम इस चीज को, इस फाउंडेशन को सपोर्ट कर सकते हैं। प्राइवेट फाउंडेशन की लिक्विडिटी नीड्स क्या होगी? लिक्विडिटी नीड्स हायर होती है क्योंकि उनको क्या होता है, फाउंडेशंस को हर साल या मतलब जब भी उनको लगता है तो वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट नहीं करते, वो पे आउट करते हैं लिक्विडिटी, तो इसलिए उनको हायर चाहिए होती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा इधर उधर चैरिटी करते हैं। टिपिकली पे आउट स्लाइटली मोर एज अ परसेंटेज ऑफ एसेट्स, को ज्यादा ही पे आउट करते हैं वो। फाइनेंस द इंटायर ऑपरेटिंग बजट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दे सपोर्ट, ये पूरा का पूरा जो जैसे इंडाउमेंट के केस में था वो एक थोड़ा सा अमाउंट जैसे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो ही सिर्फ सपोर्ट करते हैं, बट जो फाउंडेशंस है वो पूरा का पूरा टोटल बजट, टोटल जो बजट है उसमें वो सपोर्ट करते हैं। ये क्या करते हैं, मनीज को सेट असाइड करते हैं टू पे 1 ईयर ग्रांट एंड मीट एनुअल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ लॉन्ग टर्म ग्रांट्स, मीट कैपिटल कॉल्स रिलेटेड टू प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। अब इसका जो कंपैरिजन है बिटवीन प्राइवेट यूएस फाउंडेशंस एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटी इंडाउमेंट्स, ये मैंने सीएफए की जो करिकुलम है उससे लिया है, ये मैं पूरा कवर कर चुकी हूँ, ठीक है। बट इसको ना एक बार पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप अपनी बुक में से देख लेना, ये वाला जो पूरा पोर्शन है यही मैं पूरा कवर कर चुकी हूँ, बट इसमें एक पूरा कंसाइज फॉर्मेट पे लिखा हुआ है ये सब। अगर मैं बात करूं कि यूनिवर्सिटी इंडाउमेंट्स, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव और एसेट एलोकेशन क्या क्या होती है, तो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव किसकी है ये? दिस इज फॉर यूनिवर्सिटी इंडाउमेंट्स। इंडाउमेंट्स का क्या प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? टू अचीव अ टोटल रेट ऑफ रिटर्न आफ्टर इन्फ्लेशन ऑफ X% विद एन एक्सपेक्टेड वॉलिटिलिटी ऑफ 5% ओवर द लॉन्ग टर्म, ठीक है। इसमें बोल रहे हैं जैसे मान लो कि 5% अगर उसने मान लो 2% की कोई रियल रिटर्न उसने अर्न की है आफ्टर इन्फ्लेशन, आफ्टर कंसिडरिंग इन्फ्लेशन, प्लस 5% की अगर वॉलिटिलिटी है तो 7% उसको अर्न करना पड़ेगा। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या है इनका? आउट परफॉर्म लॉन्ग टर्म पॉलिसी बेंचमार्क, ठीक है। टर्शरी ऑब्जेक्टिव या फिर इसको हम बोलते हैं थर्ड ऑब्जेक्टिव, नॉट सो इंपॉर्टेंट, क्या आउट परफॉर्म करना है उसको प्री डिफाइंड पियर्स, जो भी उनके पियर्स होंगे उनको आउट परफॉर्म करना। सेकेंडरी ऑब्जेक्ट, एक तो सबसे पहले प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि एक टोटल रिटर्न जो अच्छी खासी रिटर्न होगी आफ्टर कंसिडरिंग योर इन्फ्लेशन फैक्टर और उसका वॉलिटिलिटी, उसको हमें अचीव करना है। सेकंड है हमारा बेंचमार्क को अचीव करना है। थर्ड है हमारे पियर्स से हमें अच्छा होना चाहिए। इसका एसेट एलोकेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो जो इसमें देखो जितने भी हमें जैसे पता है कि जो इंडाउमेंट्स है ये फॉलो करते हैं इंडाउमेंट इन्वेस्टमेंट। अब ये वाली जो अप्रोच थी ये हमने फर्स्ट अपना जो लेक्चर था उसमें देखा है, अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो मैं उसका लिंक डाल दूंगी, ठीक है, वो आप देख लेना। इंडाउमेंट इन्वेस्टमेंट क्या होती है, जैसे नॉर्वे इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट ये वाली चीज है। तो जो इंडाउमेंट इन्वेस्टमेंट है वो क्या होती है, जैसे इंडाउमेंट इन्वेस्टमेंट में ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स पे हम ज्यादा फोकस करते हैं, प्लस हमारी एक्टिव मैनेजमेंट होती है इसमें, ठीक है। तो इसमें एज यू कैन सी कि इसमें जो भी जितने ज्यादा प्रोपोर्शन है वो किसकी तरफ है, ऑल्टरनेट्स की तरफ। ऑल्टरनेटिव जो है जितने ज्यादा बड़ी हमारी पोर्टफोलियो उतना ज्यादा हमने इन्वेस्ट किया हुआ है इन योर ऑल्टरनेट एसेट्स, ठीक है। अब इसमें हम देखने को मिल सकता है जो होम बायस है, देखो नॉन यूएस इक्विटीज, होम बायस नहीं है, नॉन यूएस इक्विटीज की तरफ ज्यादा इन्वेस्टमेंट की हुई है। जितना ज्यादा फंड है होम बायस को इग्नोर करते हुए, जितना कम छोटा फंड है ना उतना ज्यादा उसके पास होम बायस है, ठीक है। लार्जर इंडाउमेंट्स एलोकेट अ रिलेटिवली स्मॉलर प्रोपोर्शन टू फिक्स्ड इनकम। वैसे हम बात करें प्राइवेट फाउंडेशन की इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव और एसेट एलोकेशन की, तो इसमें इनका जो फाउंडेशंस वाली पार्ट है उसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, टोटल रिटर्न उनको अर्न करना है ओवर अ कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन ऑफ 5%, ठीक है, 5% प्लस योर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंसेस सपोज करो 1% है विद अ रीजनेबल एक्सपेक्टेड वॉलिटिलिटी अगर मैं 2% ले रही हूँ तो ये एक 8% आ गया एज कम्पेयर टू 7%, जिसमें कि हम ये दोनों चीजें तो कंसिडर कर रहे हैं, बट इसमें जो एक्स्ट्रा चीज है वो है हमारे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंसेस जो ये फाउंडेशन जो है वो कंसिडर कर रही है। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या है, लॉन्ग टर्म पॉलिसी बेंचमार्क को आउट परफॉर्म करना विद इन स्पेसिफिक ट्रैकिंग एरर बजट। इनका एसेट एलोकेशन की बात करें तो वो सिमिलर है इंडाउमेंट, जो हमारी इंडाउमेंट्स होती है उनके जैसा सिमिलर, डिस्पाइट डिफरेंसेस इन लायबिलिटी स्ट्रक्चर। लार्जर फाउंडेशंस हैव हायर एलोकेशंस टू ऑल्टरनेट, जैसे कि हमने उसमें भी देखा था, ठीक है। प्राइवेट फाउंडेशंस हैव हायर एलोकेशन टू ऑल्टरनेटिव्स compared to community foundations, ठीक है, as you can see from this particular graph, ठीक है।
with this I have completed we have completed today's task के डे 47 जो हम पीछे चल रहे थे अब हम नहीं चल रहे हैं पीछे, एकदम हम ट्रैक पर हैं, एकदम पेस पर है, ठीक है। और ये जो हमारा है बहुत ज्यादा नहीं बचा, अब तो सिर्फ दो क्लास होगी इस वाली रीडिंग की, फिर आगे हमारी 2 चैप्टर्स और बचे हैं, ठीक है। और उसके साथ हमारे पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन भी पूरा कंप्लीट होने ही वाला है, ठीक है, इस मंथ तक ही पूरा हो जाएगा। उसके बाद हम शुरू करेंगे जो स्पेशलाइज्ड पाथवे है, जो भी डिफरेंट अगर किसी का पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है, ठीक है, तो वो देख सकता है जो आगे वाली वीडियो आएगी। उसके बाद तो जो कॉमन है, जो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 तीनों में कॉमन है, हम जो पढ़ते हैं वो है हमारा एथिक्स, जो कि हमारा अराउंड न्यू ईयर के अराउंड वो चालू हो जाएगा, ठीक है। स्टार्ट कर देंगे हम वो वाला एथिक्स वाला चैप्टर। और अगर लेवल 1 और लेवल 2 के स्टूडेंट्स किसी को अगर कोचिंग के लिए कुछ भी पूछना हो या फिर कोचिंग लेनी हो, ठीक है, तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगी, ठीक है, सॉरी उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप उसको चेक कर लेना, ठीक है। So happy studying, keep learning, stay consistent, stay healthy. Bye bye, signing off.